दोस्तों, वैसे तो जीवन में कुछ न कुछ जानने और देखने की इच्छा हर जीव की होती है। एक तालाब की मछली भी समंदर देखना चाहती है। यदि बात मनुष्य की जाए तो इसके दिमाग में तो पूरे ब्रह्मांड को जानने और इसे देखने की इच्छा हमेशा से रही है। तभी तो प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि ग्रहों नक्षत्रों पर अध्ययन करके ग्रंथ लिखते आए हैं। पर आज का मनुष्य 2 कदम आगे जाकर ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देखना चाहता है। आज से लगभग 4 दशक पहले भी वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह पृथ्वी के बाहर देखने के लिए एक उपाय सोचा और सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों और उनके चांदों और हमारे सूर्यमंडल की सीमाओं को देखने के लिए एक ऐसी चीज का निर्माण किया जिसके सहारे हम सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर और सौरमंडल के बाहर क्या है ये देख सकें और उनका अध्ययन कर सकें। एक अंतरिक्ष मुसाफिर को सफर के लिए तैयार किया गया जिसे हम वॉयेजर 2 के नाम से जानते हैं, जिसका सफर पिछले 46 सालों से बिना रुके बिना थके आज तक जारी है, जिसने हमें हमारे पड़ोसी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं और भी न जाने कितने रहस्यों से रूबरू करवाया है। इस अंतरिक्ष यान के योगदान को ये मानव जाति जब तक इस धरती पर है तब तक याद रखेगी। इसने अपनी यात्रा के दौरान हमारी आंख और कान बनकर हमें सौरमंडल और इसके बाहर के अनेक ग्रहों और उनके चंद्रमाओं की ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस अंतरिक्ष यात्री ने अपनी इस यात्रा में क्या क्या देखा और क्या क्या सहा है यह हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जिसमें हम एक अनदेखी, अनजानी और वीरान दुनिया के वो रहस्य देखेंगे जो हमें इस अंतरिक्ष यान ने दिखाए हैं, इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने दिखाए हैं। नासा के कार्यालय में सभी वैज्ञानिक बड़े उत्साहित और इस मिशन को लेकर थोड़े चिंतित भी थे। नासा ने एक साथ 2 मिशन तैयार किए थे, शायद इसलिए कि यदि एक यान में कोई खराबी आ जाए तो दूसरा उनके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। इन मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य सौरमंडल के बाहरी ग्रहों शनि, अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण, नेपच्यून के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना था। दूसरा कारण यह था कि वॉयेजर 1 की रफ्तार को तेज रखा गया था और वॉयेजर 2 की रफ्तार को थोड़ा धीमा, ताकि ये बाहरी ग्रहों के चंद्रमाओं और उनके धरातल को अच्छे से जांच सके और उनका आराम से अध्ययन कर सके। इन दोनों भाइयों के सफर में वॉयेजर 2 को पहले रवाना होना था 20 अगस्त 1977 को और ठीक इसके 15 दिन बाद वॉयेजर 1 को रवाना होना था। आखिर रवानगी का वक्त आ गया था। जिस तरह से कि योद्धा एक ऐसे युद्ध में जा रहा हो जहां से उसका लौटना संभव न हो, वैसे ही ये मुसाफिर भी अपनी आखिरी मुलाकात के लिए खड़ा था। वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया इसे विदा करने और इसके सफर की कुशलता की कामना कर रही थी। दिन था शनिवार और तारीख थी 20 अगस्त 1977 की। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के केप कैनावरल से वॉयेजर 2 को लॉन्च कर दिया, जिसे एक ऐसी यात्रा पर जाना था जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा और साथ ही साथ यह हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के नए नए रहस्य को भी उजागर करता हुआ एक दिन अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएगा। और इस दौरान यदि किसी सभ्यता को मिला जो इसके इंसान की तरह इसके अंदर भेजे गए संदेश को पढ़ पाए तो शायद यह हमारी दुनिया की तरफ से उस दुनिया को एक संदेश होगा जिसका शायद कोई जवाब कभी भविष्य में हमें मिल भी जाए। परंतु उससे पहले इसको ब्रह्मांड में बहुत लंबा सफर तय करना था। जब पृथ्वी से रवाना हुआ था तब इसका मकसद सौरमंडल के बाहरी ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक पहुंचाना था और उन ग्रहों की तस्वीरें भी खींचकर पहली बार हमें दिखाना था कि ये ग्रह असलियत में दिखते कैसे हैं और हम तक पहुंचाना था। और यह अंतरिक्ष यान अपने पूरे जज्बे के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अंतरिक्ष के इस लंबे सफर की ओर चल पड़ता है। अंतरिक्ष यान काफी हद तक अपने भाई वॉयेजर 1 की ही तरह था, लेकिन इसके साथ ही इसका रास्ता और रूट वॉयेजर 1 से बिल्कुल अलग होने के साथ साथ थोड़ा स्लो भी है। 2 अलग अलग रास्ते, अलग अलग स्पीड रखने का मकसद 2 अलग अलग तरह की जानकारियां जुटाना था। जब यह अंतरिक्ष यान अपने यात्रा के दौरान मंगल बृहस्पति ग्रह को पार करके शनि ग्रह की ओर बढ़ा तो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी गति में परिवर्तन आया और इस गति का उपयोग करके इसने अपने आप को यूरेनस यानी अरुण ग्रह की ओर मोड़ लिया, जिसकी जानकारी जुटाने और अध्ययन करने के मकसद से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। यह पहला मानव निर्मित अभियान या कोई वस्तु थी जो पहली बार अरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह तक पहुंचकर उनकी जानकारियां इकट्ठा कर रही थी और उनका अध्ययन कर रही थी। यहां तक पहुंचने में इस अंतरिक्ष यान की सहायता एक विशेष ग्रहिक परिस्थिति ने की और वो परिस्थिति ऐसी थी कि सभी ग्रह उसके मार्ग के हिसाब से एक रेखा में ही थे। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जो सैकड़ों सालों में एक ही बार होती है। इस परिस्थिति के कारण इसका रास्ता छोटा हो गया और बहुत सारी ऊर्जा की बचत के साथ साथ इसको एक अतिरिक्त गति भी मिल गई।
1 साल 10 महीने और 20 दिन का सफर पूरा करके लंबी यात्रा के बाद यह अंतरिक्ष यान 9 जुलाई 1979 को जुपिटर के काफी नजदीक पहुंचा। दोनों यानों ने बृहस्पति ग्रह के बेहद ही साफ और दिलचस्प जानकारियां भेजी। वॉयेजर यानों ने कई अनसुलझे रहस्यों के भी जवाब दिए। जैसे वॉयेजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी मौजूद हैं, पर वॉयेजर यानों द्वारा भेजी गई जानकारियों से पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद हैं। नासा के सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन का कहना है कि वॉयेजर अभियान ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। पहले हमें लगता था कि केवल धरती पर ही सागर मौजूद हैं, पर वॉयेजर ने हमें बताया कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर भी मोटी बर्फ की परत के नीचे विशाल सागर मौजूद हैं। वॉयेजर यानों ने शनि ग्रह के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने शनि ग्रह के छल्लों यानी रिंग्स की कई तस्वीरें भेजी और हमें बताया कि ये शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं जो ईथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। वॉयेजर अभियान के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलेडस के बारे में कई प्रमुख जानकारियों के बारे में पता चला। वैज्ञानिक बृहस्पति ग्रह को कई दशकों से दूरबीन और आंखों के माध्यम से देख रहे थे, लेकिन वॉयेजर 2 ने जुपिटर ग्रह की कई आश्चर्यजनक तस्वीरें हम तक पहुंचाई, जिनमें हमें विशालकाय लाल धब्बा नजर आ रहा था, जो कि जुपिटर ग्रह पर चलने वाला एक बहुत ही बड़ा तूफान है। इसके साथ ही जुपिटर पर कई छोटे छोटे तूफान होने के भी हमें संकेत मिले। जब यह जुपिटर के पास से गुजरा तो उसने वहां की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अपनी खोजबीन के दौरान अंतरिक्ष यान ने जुपिटर के कई चंद्रमाओं की खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोज जुपिटर के चंद्रमा आयो पर सक्रिय ज्वालामुखी थी, जिससे निकलने वाला लावा और धुआं सतह से 300 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसकी अधिकतम गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। इस वोल्केनो से निकलने वाले पदार्थ गंधक, ऑक्सीजन, सोडियम जुपिटर ग्रह से लाखों किलोमीटर दूर तक पाए गए हैं। गैनीमेड, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है, वॉयेजर 2 ने जाते वक्त इसकी सतह पर 2 तरह के मैदान अपने कैमरे में कैद किए। एक क्रेटर यानी कि गड्ढों से भरा हुआ और दूसरे भाग में कई सारे पहाड़ थे। यहां से अपनी खोजबीन के बाद यह अंतरिक्ष यान शनि ग्रह की ओर रवाना हो चुका था। काफी दूरी तय करने के बाद वॉयेजर 2 25 अगस्त 1981 को शनि ग्रह के निकट पहुंचा था। आज अगर सौरमंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना कहीं मौजूद है तो वो शनि ग्रह के चंद्रमा एनसेलेडस पर है। वॉयेजर यानों से ही हमें पता चला कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिसके लिए हमें एक अभियान भेजने की जरूरत है। वॉयेजर 2 ने सैटर्न के बाहरी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और डेंसिटी को मापा था। इसके साथ ही शनि ग्रह के कई चंद्रमाओं की तस्वीरें हम तक पहुंचाई। इसके बाद इसे जाना था अपनी असली मंजिल की ओर, जिसके लिए इसको भेजा गया था। इसकी अगली मंजिल यूरेनस प्लैनेट था। इसके बाद 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 यूरेनस के करीब पहुंच चुका था। वहां रहते हुए इस अंतरिक्ष यान ने यूरेनस के 10 नए चंद्रमाओं की खोज की। अधिकतर नए चंद्रमा आकार में छोटे हैं, जिनको हम टेलीस्कोप की मदद से शायद ही कभी देख पाते। ये खोज अपने आप में एक अहम खोज थी। साथ ही यहाँ के वातावरण और इसके वलयों का करीबी से अध्ययन किया। इससे इसने यूरेनस के 2 नए रिंग्स की खोज की। आपको बता दें, शनि ग्रह एकमात्र रिंग्स यानी छल्लों वाला ग्रह नहीं है। यूरेनस के भी छल्ले हैं, पर ये छल्ले शनि ग्रह के छल्लों के मुकाबले बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। यूरेनस के 5 बड़े चंद्रमाओं में से सबसे अंदरूनी मिरांडा नामक चंद्रमा पर 20 किलोमीटर गहरी नहरें पाई गई हैं, जो भूगर्भीय हलचलों से बनी हैं। इसके बाद यह मुसाफिर अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़ता है, जो कि नेपच्यून प्लैनेट था। काफी टाइम अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद यह यान 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून के पास पहुंचा। अब यह यान सौरमंडल के अंतिम छोर पर मौजूद इस अद्भुत दुनिया पर आ गया था। धरती से ली गई अब तक की तस्वीरों में नेपच्यून काफी छोटा और धुंधला नजर आ रहा था, मगर जब इसे पास से देखा गया तो यह एक नई चीज सामने आई। वॉयेजर ने नेपच्यून प्लैनेट पर बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के जैसे विशाल गहरा धब्बा देखा। पहले से एक बादल समझा गया, लेकिन असल में ये बादलों में से एक बड़ा छेद है। इसके बाद वॉयेजर ने नेपच्यून के मून ट्राइटन का भी अध्ययन किया। इसके बाद इस अंतरिक्ष यान का ग्रहों की स्टडी का अभियान पूरा हो चुका था। अब इसे निकलना था एक अनंत यात्रा की ओर, एक ऐसे रास्ते पर जिसको पहले किसी ने नहीं देखा था, जहां सिर्फ अंधेरे और ठंड के सिवा, आवारा उल्कापिंडों के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला था। पर उम्मीद है एक दिन कोई सभ्यता इसे देखेगी और हमारा संदेश उन तक पहुंचाएगा। दोस्तों, सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलोस्फीयर कहते हैं और इसकी सीमा से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम यानी
ISM कहा जाता है। इस अंतरिक्ष यान ने साल 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। इस समय तक इसके 11 उपकरण काम कर रहे थे। आज केवल इस अंतरिक्ष मुसाफिर के 4 ही उपकरण काम कर रहे हैं। बाकी के इंस्ट्रूमेंट को एनर्जी बचाने के लिए बंद कर दिया गया है और आज वॉयेजर के 4 इंस्ट्रूमेंट चालू हैं। इनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने के लिए, सोलर विंड से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने और कॉस्मिक रेज के डेटा को इकट्ठा करने के साथ ही उन डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ संपर्क बनाए रखने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसका कैमरे को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से इसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। 2013 में वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान सौरमंडल से बाहर सुदूर ब्रह्मांड में अपनी एकाकी यात्रा पर निकल गया। आज ये यान गुप्त अंधेरे में अपने इस एकाकी सफर को कर रहा है जहां अंधेरे और ठंड के अलावा कुछ नहीं है। पर अपने अंतिम समय में भी ये कभी कभी सुदूर ब्रह्मांड की अनदिखी तस्वीरें हमें भेजता है और हाल ही में वॉयेजर 2 यान भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर सुदूर ब्रह्मांड के अपने एकाकी सफर पर आगे निकल गया है। आज यह मुसाफिर पृथ्वी से करीब 133.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वह दूरी है जो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यानी कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर, जहां से सिग्नल आने में भी करीब 24 घंटे का समय लग जाता है और सिग्नल को जाने में भी 1 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है। आज भी वॉयेजर यान के सेंसिटिव एंटीना इस सिग्नल को रिसीव करते हैं। उसके बाद वॉयेजर अंतरिक्ष यान 20 वोल्ट का एक सिग्नल हमारी पृथ्वी की ओर सेंड करता है जो इस घोर अंतरिक्ष में यात्रा करता हुआ कमजोर पड़ जाता है और जब तक इस सिग्नल हमारी पृथ्वी पर आता है इसे डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी कमजोर हो जाती है। इसके लिए वैज्ञानिकों को कई सारे एंटीना के एक डीप नेटवर्क का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि इसके लिए वैज्ञानिकों को पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर बहुत सारे एंटीना लगाने पड़ते हैं और इन्हीं मजबूत एंटीना के नेटवर्क के जरिए इससे अभी तक हम कांटेक्ट में हैं। जैसे जैसे ये अंतरिक्ष मुसाफिर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी और ताकत के मामले में बूढ़ा यानी कि पुराना हो रहा है क्योंकि अब इसकी बैटरी भी काफी कमजोर पड़ चुकी है। यह अंतरिक्ष यान प्लूटोनियम से पावर्ड बैटरी की मदद से अपने काम को कर रहा है जो प्लूटोनियम के डीके से पैदा हुई हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वॉयेजर यान के प्रोग्राम मैनेजर सूजी डॉड कहते हैं, हमें बेहद ही सावधानी से वॉयेजर अभियान को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं और दोनों यानों के कैमरे भी बंद किए जा चुके हैं क्योंकि सुदूर अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरे के अलावा देखने को कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बचाकर वॉयेजर यानों को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बना के रखा जा रहा है और अपने आने वाले 10 वर्षों में दोनों ही अंतरिक्ष यानों को बंद करना पड़ सकता है। ये मानवता के लिए सबसे दुखद पलों में से एक होंगे। हालांकि तब तक ये दोनों ही यान अपनी बेहद ही दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर चुके होंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यान आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष में ऐसे ही मौजूद रहेंगे। इनके इंस्ट्रूमेंट को तो बंद कर दिया जाएगा लेकिन इनके सफर को नहीं रोका जाएगा। इनका सफर फिर भी इस अनंत ब्रह्मांड में जारी रहेगा। शायद किसी और सभ्यता को मानवता के दूत मिल जाएं, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकें। वॉयेजर अभियान के जरिए ये दोनों अंतरिक्ष मुसाफिर अंतरिक्ष में हमेशा के लिए अमर रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वॉयेजर अभियान ने मानवता को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या मानना है? क्या कोई ऐसी एलियन सभ्यता या सिविलाइजेशन एक दिन जरूर इन यानों को पकड़ लेगी और उनसे हमारे रिकॉर्ड को लेकर हम तक कोई संदेश पहुंचाएगी, या फिर यूं ही ये गुमनाम अंतरिक्ष में कहीं खोकर रह जाएंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।